फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए आ रहे हैं एक नया चैप्टर, यानी वैसे तो थ्योरी ऑफ डिमांड का ही चैप्टर है, उसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर। वैसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टॉपिक है, उसमें से हमारे सिलेबस में केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। एक्चुअली 11th में इसका जो सिलेबस है इलास्टिसिटी का बहुत थोड़ा सा है, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा वाइड लेकर चल रहा हूँ और उसके बाद जो जो सिलेबस का है वो बात आपको डिस्कस कर दूंगा और बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको एनालिसिस करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मैं तो थोड़ा नॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ तो है इंपॉर्टेंट, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो पहले तो इलास्टिसिटी को समझिए कि इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी देखा है आपने कभी किसी चीज में? कोई भी आप घर में देखें, कुछ इलास्टिक है, किसी चीज को आप खींचते हैं और छोड़ देंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो होता है ना इलास्टिसिटी, यानी जितना ज्यादा उसके अंदर कहते हैं ना इलास्टिक उतनी अच्छी, जितनी ज्यादा इलास्टिक उतनी अच्छी, क्योंकि उसके अंदर पहनने वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी या समस्या नहीं आएगी। यह भी माना जाता है कोई चीज अगर इलास्टिक है तो वो टूटेगी नहीं, बढ़िया है। तो यहां पर मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि ये अच्छा है या बुरा है, असली कंसेप्ट मेरा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को है। वहां समझाना है कि आखिरकार ये है क्या, कि भाई जब हम प्राइस को चेंज करते हैं, डिमांड की पूरी सीक्वेंस है, मेरी सीरीज है, उसी में ही ये आपको मिल रही है, एक ही प्लेलिस्ट में सारा डाला हुआ है मैंने। तो मतलब है क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? तो जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस हम इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज करते हैं डिमांड इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ये भी मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, इसके एक्सेप्शन, ये सब हमने डिमांड में पढ़ लिया। इस वीडियो में जो मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो इलास्टिसिटी को समझा रहा हूं, ठीक है, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है। डिमांड में ये बताया कि चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पर हम उसको मेजर कर रहे हैं कि कितना चेंज हो जाता है, हाउ मच चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज, मतलब उसका बदला, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफरेंट वे डजंट मैटर, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड के चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था डिफरेंट तरीके की डिमांड होती है, तो जितने तरीके की मैंने डिमांड बताई थी उतनी तरह की इलास्टिसिटी भी होती है। जितने तरह की डिमांड बताई थी, टाइप्स ऑफ डिमांड का मैंने फर्स्ट वीडियो में लिया था, फर्स्ट जो हमारी वीडियो है उसको अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने वहां बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी भी उतने ही तरीके की होती है, लेकिन हमारे यहां सिलेबस है केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी हमारे पास है प्रोपोर्शन मेथड, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्री मेथड, लेकिन हमारे सिलेबस में है केवल प्रोपोर्शन मेथड, लेकिन हम परसेंटेज को भी इससे बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि जनरली ये दोनों मेथड हम एक में ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस मेथड के बारे में समझिए। इस मेथड में केवल मतलब एक तो प्रोपोर्शन मेथड हो गया, ठीक है, इसको हम ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, क्योंकि ध्यान से रखना ये माइनस का साइन लगाया, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? वो और क्लियर करूं कि इस फॉर्मूले से पहले माइनस का साइन है, क्योंकि इलास्टिसिटी यानी डिमांड नेगेटिव रिलेशन रखती है प्राइस के साथ, तो ये भी फॉर्मूला भी नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कि क्या है, जो इसके अंदर प्राइस है ये पहला प्राइस है, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी है, और डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा P यानी प्राइस में कितना चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस। कैसे निकालते हैं? डेल्टा Q निकालना है तो क्वांटिटी जो नई वाली क्वांटिटी है उसमें से पुरानी वाली क्वांटिटी को घटा देंगे तो डेल्टा Q। ऐसे ही प्राइस, नए वाले प्राइस में से पुराने वाला प्राइस हम माइनस कर देंगे तो डेल्टा P। टिपिकल कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बहुत सारे। न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सपेंडिचर मेथड के भी कराऊंगा, क्योंकि कई बार डिस्टर्ब आया था, टीचर दे भी देता है, पूछ भी लेता है, क्योंकि 11th क्लास का स्टैंडर्ड है, कई बार चेंज भी करा देता है। भाई क्लास का है, उन्होंने टॉपिक कोई करा दिया तो क्वेश्चन भी दे दिया, तो इसे समझा रहा हूं मैं। इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शन मेथड, डेल्टा Q
डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू, व्हाट इज द डेल्टा क्यू? चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, हाउ कैलकुलेट डेल्टा क्यू? करंट प्राइस माइनस प्रीवियस, करंट क्वांटिटी माइनस प्रीवियस क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस इक्वल टू चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू, ठीक है ना, ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। ऐसे ही हमारे पास है परसेंटेज मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फॉर्मूला है हमारे पास ई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ रहा है समझ में? नहीं तो मैंने सारे टॉपिक्स को ले लिया है, ये प्रोपोर्शन मेथड और ये इसका। अब इसमें ये कैसे निकलेगा, इसे भी निकालना सीख लीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे निकालना है तो सीधा सीधा कि जो आपकी डेल्टा क्यू है इसको पुराने क्वांटिटी से डिवाइड कर दो इनटू 100, परसेंटेज आ गया। इस वाले को निकालना है तो डेल्टा प्राइस को पुराने प्राइस से डिवाइड कर दो इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब ध्यान से देख लीजिए कि दोनों मेथड्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इन्हीं दोनों मेथड से डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा सा और ले लेते हैं, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में केवल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें प्राइस के थ्रू नहीं निकालते बल्कि प्राइस के थ्रू नहीं निकालते बल्कि एक्सपेंडिचर के थ्रू इलास्टिसिटी काउंट करते हैं कि एक्सपेंडिचर के थ्रू इलास्टिसिटी क्या है मेरी। तो एक्सपेंडिचर के थ्रू इलास्टिसिटी निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर निकालना सीखिए कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज द एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है नहीं भाई? नए प्राइस को नई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू एक्सपेंडिचर, पुराने प्राइस को पुरानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पुराना एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब यहां पर क्या करना है कि इफ, ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस डिक्रीज हो जाए, दोनों ही कंडीशन में टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि पहली मल्टीप्लाई और दूसरी मल्टीप्लाई का टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब उन दोनों का टोटल नहीं, प्राइस इनटू क्वांटिटी पुराने वाला मल्टीप्लाई और नई वाला टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम, दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी 1 है। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए, दोनों ही कंडीशन में प्राइस में क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो इलास्टिसिटी 1 है, इलास्टिसिटी 1 है। अब देखिए प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, प्राइस रिड्यूस हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो गया, प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस रिड्यूस टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस, तो दैट इज द सिचुएशन व्हेन जो इलास्टिसिटी है इट इज मोर देन 1, इट इज मोर देन 1, मोर देन 1। तो इसे कॉपी करते रहेंगे बच्चे लगातार, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इनको फार्मूलास को नोट कर लो अपने पास। एक तीसरा इसका फार्मूला जो निकल कर आएगा वो क्या फार्मूला इसके अंदर होगा, अब उसे देख लीजिए कि प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो इलास्टिसिटी होगी वो 1 से कम होगी। इलास्टिसिटी क्या होगी यहां 1 से कम, यहां इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी, यहां इलास्टिसिटी 1 होगी, यहां यूनिटरी इलास्टिक या मोर देन यूनिटरी, यहां लेस देन यूनिटरी। ये 3 सिचुएशन आपको नोट करनी है, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन
और तीसरी सिचुएशन। इसकी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसके थ्रू, और आप अच्छी तरह समझ लेना कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या न्यूमेरिकल निकल कर आ रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में है। इसके बाद है जो जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। कहो तो मैं समझा दूं, वैसे कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट कोई पॉइंट तो है नहीं, इसलिए मैं ले ही नहीं रहा, जियोमेट्रिक को नहीं ले रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रोपोर्शन मेथड, ये हमारा परसेंटेज मेथड, वैसे दोनों सिलेबस में है क्योंकि दोनों को हम सेम ही मानते हैं, फार्मूले तो अलग करते हैं, आंसर भी दोनों का सेम ही आता है। ये है एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन फिलहाल ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन टीचर ले लेते हैं कई बार सिलेबस में, क्योंकि 11th का मैंने बताया ना आपको, तो इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं समझा तो इलास्टिसिटी नहीं समझी, डिग्री नहीं समझी तो इलास्टिसिटी ही नहीं समझी, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ध्यान रखना है, डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मैं इसकी डिग्रीज आपको समझा रहा हूं, डिग्री को आप समझें, ठीक है। ये डिग्री के ग्राफ को ले रहा हूं मैं, डिग्री के ग्राफ को समझते हो पाएंगे। ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या डिग्री इसके अंदर बन सकती हैं। तो डिग्री देखिए आप मेरी फटाफट कि मैं आपके लिए क्या क्या ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए हमारे पास, ठीक है। देखिए ग्राफ को आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, उसको फॉलो करना है आपको। ये वाला गैप और ये वाला गैप, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यदि आप दोनों सेम ले लेते हैं तो इलास्टिसिटी आपके पास ईडी होगा 1 के बराबर, यानी कि दोनों सेम चेंज प्रोपोर्शन में हो रहे हैं। जितना प्राइस चेंज हुआ है उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी चेंज हुई है, प्राइस बढ़ गए हैं, क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। दैट्स कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। वर्ड्स पर आप ध्यान दे रहे हैं, इधर हमेशा क्वांटिटी होता है, इधर हमेशा प्राइस होता है। तो यहां जितना प्राइस चेंज हुआ है उसी के कंपेयर में क्वांटिटी भी चेंज हुई है। प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी इंक्रीज, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को हम दूसरे तरीके से ध्यान दें कि यही ग्राफ, ठीक है ना, जितना ज्यादा क्वांटिटी में चेंज होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी में चेंज होगा इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज और ये चेंज दूर से दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा है ये कम है, तो यानी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, मोर देन 1। अब अगर इसका अपोजिट ग्राफ लें हम, क्या लें इसका अपोजिट ग्राफ, ये तो ज्यादा और ये कम, ठीक है ना, ये ज्यादा और ये कम। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? ये और ये थोड़ा सा अच्छा ग्राफ बना लें, तो बड़ा सा बना लेना ग्राफ। ये तो दोनों सेम है, यहां यहां ये कम ये ज्यादा तो मोर देन 1, ये ज्यादा ये कम, तो ईडी क्या हो गई हमारे पास, लेस देन, ईडी इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। 3 ग्राफ क्लियर हो गए। चौथा ग्राफ इसके अंदर बना लीजिए आप। एक ग्राफ है हमारे पास ये, इसमें ये ग्राफ है हमारे पास ईडी के इंफिनिट होने का, ईडी इक्वल टू इंफिनिट। क्यों है इंफिनिट? कि क्वांटिटी चेंज है लेकिन प्राइस चेंज नहीं है। वैसे ये कहते हैं कि माइनर सा चेंज अगर प्राइस में हो गया तो क्वांटिटी एकदम ही चेंज हो जाएगी। माइनर सा भी चेंज किया तो एकदम क्वांटिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि वो गुड्स लग्जरी है, क्योंकि माइनर सा प्राइस चेंज करते ही लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। तो इलास्टिसिटी क्या होती है इसकी? इन्फिनिट होती है। और माइनर सा, बहुत ही माइनर सा प्राइस अगर आपने उसका कम कर दिया तो डिमांड एकदम, कहते हैं ना कि इन्फिनिट, अनंत हो जाएगी, तो इन्फिनिट हो जाएगी। क्वेश्चन वही है, इधर प्राइस है इधर क्वांटिटी है। इसके बाद एक ग्राफ और बनता है हमारा, इसके अंदर 5 होते हैं पूरे, इन्हें आप समझें। जब मैंने समझाया तो आपको टोटल समझाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर यहां पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल प्राइस चेंज हो रहे हैं। पी पी और पी, और यहां क्वांटिटी क्वांटिटी और केवल क्वांटिटी, देख रहे हैं? तो ये क्या है हमारे पास? ईडी इक्वल टू 0, ठीक है। देयर इज अ 5 डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 डिग्री इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, इन्फिनिट और 0। हम इन पांचों को एक ग्राफ पर भी बना सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बार आपको दिखा दूं, यहां ये पांचों हम एक ही ग्राफ पर भी बना सकते हैं।
ये इन्फिनिट दिखा देता है, ये 0 दिखा देता है, ये एग्जैक्ट 1 दिखा देता है, ed इक्वल टू 1, ये यहाँ शो हो जाता है, ed इज मोर देन 1, ये यहाँ शो कर देता है ed इज लेस देन 1। देखिए ये सब चीज़ जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप जब 11th का ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक का रोल बहुत बड़ा है। ये नहीं कि 11th में छोड़ देनी है फिर 12th में आ जाएगा, उसके बाद फिर जब हमारा सीपीटी पढ़ते हैं या हम बीकॉम करते हैं या ऑनर्स में कोई भी प्रिपरेशन करते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रहते हैं, तो एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं डिमांड। क्योंकि अगर आपने डिमांड को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं। डिमांड तो एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने आपसे लगातार बता रहा हूं कि इसको आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझें। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड का सिंगल फार्मूला मैंने आपको बताया। मेथड्स इसमें मतलब ज्योमेट्रिक मेथड और था लेकिन मैंने कराया नहीं क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे तो मैं आप इसको भी के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको मैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक चीज जो और बचती है इस चैप्टर के अंदर, वो है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो फैक्टर्स जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। तो इस पर थोड़ा सा फटाफट जल्दी हम ध्यान दे लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब बात समझ रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन माइंड में समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। इलास्टिसिटी बदलाव, चेंज यानी कि मैंने अगर प्राइस चेंज किए तो क्वांटिटी बदल जाएगी, बहुत ज्यादा बदल जाएगी तो ज्यादा इलास्टिसिटी है, नहीं कम बदलेगी तो कम इलास्टिसिटी है, बदलेगी नहीं, इलास्टिसिटी नहीं है। सेंस समझना कि चेंज, हायर चेंज हायर इलास्टिसिटी, लोअर चेंज लोअर इलास्टिसिटी, नो चेंज नो इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में जो देखना है वो हमें चेंज को देखना है कि चेंज कितना हो रहा है। अगर चेंज नहीं है तो इलास्टिसिटी 0 है। अब जैसे देखिए नेचर ऑफ कॉमोडिटी, प्रोडक्ट किस नेचर का है। यदि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास मेडिसिन, नेसेसरी, तो क्या प्राइस चेंज होने से आप उसकी परचेज नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तो क्या उसके अंदर चेंज आया कुछ क्वांटिटी में, नहीं चेंज आया, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। किस चीज में, लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जो मेडिसिन लाइफ को सेव कर रही हैं, तो क्या ऐसी मेडिसिन की प्राइस बढ़ जाए तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, नहीं होगी, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो इलास्टिसिटी कौन सी होगी, इलास्टिसिटी 0 होगी। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, अब लग्जरी में प्राइस चेंज होंगे तो क्वांटिटी एकदम चेंज हो जाएगी। भाई नहीं खरीद रहे, भाई जिसके बजट में होगा वो खरीदेगा, बाकी छोड़ देंगे तो एकदम चेंज हो जाएगा। तो यानी कि लग्जरी वाले गुड्स में इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी मोर देन 1। अब अगर हम थोड़ा सा इलास्टिसिटी मोर देन 1, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, एकदम चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बेटा, डिमांड के टॉपिक में मैंने पूरा बढ़िया तरीके से आपको समझाया कि सब्स्टिट्यूट यानी कि टी और कॉफी या कोई भी प्रोडक्ट, मेरा कहने का सेंस टी और कॉफी से नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, यदि लोग उसकी जगह कुछ और खरीद सकते हैं तो उस प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा चेंज होगा। सपोज करो आपने प्राइस बढ़ा दी तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, लोग उसकी जगह क्या लेने लगेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट को लेने लगेंगे। आई बात समझ में नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी इलास्टिसिटी भी एक्सिस है, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इलास्टिसिटी नहीं होगी, क्योंकि मजबूरी है वही खरीदना, और सब्स्टिट्यूट है तो छोड़ो दूसरे लेंगे। तो इलास्टिसिटी बढ़ गई, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। मल्टीपल यूज, अगर किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज हैं, क्या है, मल्टीपल यूज है, उसको बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यदि आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं तो प्राइस बढ़ गए तो हम उसके यूज को कम कर देंगे। भाई डिफरेंट यूज हैं, जो स्पेशल यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट यूज हैं उनमें ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो क्या होगी इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्या होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो मैं थोड़ा लगा हिंट दे दे रहा हूं आपको, जैसा सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, मल्टीपल यूज होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर ज्यादा यूज है, ज्यादा महंगा होने पर यूज कम कर देंगे। भाई बहुत सारी जगह यूज होता है, कुछ कम जगह यूज कर लेंगे, ठीक है ना। पोस्टपोन ऑफ द यूज, यदि किसी प्रोडक्ट के यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं, भाई आज खरीद रहे हैं हम किस चीज को, हमने मार्केट में देखा अरे वो तो महंगा हो गया, चल छोड़ बाद में ले लेंगे,
तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम हो गई। लेकिन अगर मजबूरी होती, भैया लेना ही है, यानी कि यूज प्रोडक्ट के यूज पर भी बेस करता है कि यदि आप उसके यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इलास्टिसिटी कम होगी। क्लियर? इनकम ऑफ द बायर। अब ये बात इनकम पर बेस करती है। यदि खरीदने वाले का, जो खरीदने वाला है, जो बायर है, यदि उसकी कैपेसिटी है, उसके पास बहुत सारी इनकम है, उसके पास क्या है, बहुत सारी इनकम है, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी कि अगर किसी की इनकम ज्यादा होगी तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा, इनकम ज्यादा तो इलास्टिसिटी कम होगी। भाई ज्यादा इनकम है तो खरीद लूंगा, महंगी भी है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई करोड़ों की इनकम है, कोई चीज खरीदने जा रहा हूं बाजार में, तो अरे 10-20 रुपए महंगी होगी, 100, 200, 500 भी महंगी होगी, कोई बात नहीं, ले ली, क्योंकि इनकम ज्यादा है। लेकिन अगर इनकम कम होती, गरीब आदमी है, उसके पास इनकम ही नहीं है, और आप कह रहे हो खरीद लो, तो क्या होगा, भैया वो नहीं खरीदेगा। तो इनकम पर बेस्ड है। यदि इनकम ज्यादा है तो इलास्टिसिटी कम है, और इनकम कम है, इनकम कम है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है। एक होती है हैबिचुअल, हैबिट ऑफ द कस्टमर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, जिसे कस्टमर नहीं छोड़ सकता। जैसे सिगरेट पीते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, मतलब इस तरह की जो, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें छोड़ता नहीं इंसान। तो ऐसे गुड्स के प्राइस बढ़ भी जाते हैं ना। देखा ना, लॉकडाउन हुआ और शराब बंद हो गई, और उसके बाद शराब के ठेके खुले तो भीड़ लग गई, लोग महंगी शराब भी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि वो हैबिचुअल है। क्या है वो? हैबिचुअल है। तो यदि किसी प्रोडक्ट के प्रति लोग मतलब हैबिचुअल है, तो उसमें इलास्टिसिटी कम होगी, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड क्या होगी, कम नहीं होगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। आगे देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए प्रोडक्ट। हम इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस प्रोडक्ट पर खर्च करते हैं। ठीक है भाई, महंगी हो गई, लेकिन अब ये तो देखो भाई, इस पर हमारा फर्क कितना पड़ रहा है। आप किचन में देखिए कि रेड मिर्ची पाउडर देखिए, कोई भी एग्जाम्पल है, रेड मिर्ची पाउडर ले लीजिए। किसी भी घर में रेड मिर्ची पाउडर कितना इस्तेमाल होता है। एक जनरल फैमिलीज में 1 मंथ में 100 ग्राम का एक मिर्ची पाउडर इस्तेमाल होता होगा, रेड चिली पाउडर। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि किसी घर में इस्तेमाल होता हो। तो जब 100 ग्राम का रेड चिली पाउडर इस्तेमाल होता है, मिर्च का रेट 100 रुपये था, 10 रुपये की आती थी। कितने की आती थी? 10 की आती थी। तो यदि मिर्च के प्राइस एकदम बढ़ गए, भाई मैंने कहा बहुत बढ़ गए, कितने हो गए, 100 से 150, यानी अब कस्टमर खरीदने जाएगा तो 100 ग्राम मिर्च कितने की हो गई, पहले 10 रुपीज की थी, अब होगी 15 रुपए की। तो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, पहले बताइए। खरीद लेगा यार, 5 रुपए का तो फर्क है। कितने का अंतर है? केवल 5 का। कहने को तो 100 से 150 रुपए हो गई, लेकिन इफेक्ट पूरे महीने के बजट पे कितना पड़ रहा है, केवल 5 रुपए का। तो क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम अपनी इनकम का एक छोटा सा प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं। अब यही प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें हम अपनी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हैं। जैसे सपोज करो दूध ही ले लीजिए। अगर दूध, भाई दूध जनरली मंथ के अंदर हमारे घरों में भाई नियर अबाउट 60-70 किलो यूज हो जाता, 60 किलो यूज हो गया। अब 60 किलो दूध यदि हम कहें कि जी 50 रुपए से एकदम 60 रुपए हो गया, तो भैया जनरल फैमिली के लिए एकदम दिक्कत आती है। 600 रुपए का बजट बढ़ गया भाई, 10 रुपए लीटर बढ़ गया ना, 60 किलो 600 रुपए बढ़ गया। तो हो सकता है कि हम उसके प्रोपोर्शन को कम भी कर दें, भाई थोड़ा प्रोडक्ट, थोड़ा सा यूज उसका कम कर दें, क्योंकि भाई गरीब आदमी नहीं कर सकता। वो कहेगा भैया ठीक है 2 किलो की 1.5 किलो यूज करेंगे पर दिन में। क्यों? क्योंकि रेट का फर्क उस पर 600 रुपए का पड़ा और वहां केवल 5 रुपए का पड़ा। तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पर आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च करते हैं। ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करते हैं, ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, कम प्रोपोर्शन करते हैं तो कम इलास्टिसिटी होगी। ठीक है बेटा, समझ में ना आया तो वीडियो को बार बार पॉज करके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। टाइम पीरियड, जब पीरियड कम होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है तो इलास्टिसिटी नहीं होती प्रोडक्ट में। अब देखो अचानक किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, कहीं भी देख लीजिए, बाजार में जा रहे हैं, प्राइस बढ़ गए, अब बढ़ गए, मजबूरी खरीदनी है, मजबूरी है खरीदनी है, क्योंकि अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना हमें। लेकिन क्या लॉन्ग टाइम में भी हम उसे खरीदते रहेंगे? नहीं, फिर तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे, उसके कोई और यूज ढूंढने लगेंगे, हम कहीं और मार्केट ढूंढने लगेंगे। अचानक नहीं मिलता हमें, अभी जरूरत है, हमें ले लिया हमने, लेकिन क्या महंगाई लेते रहेंगे? नहीं लेंगे भाई, फिर हम ढूंढेंगे उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई और तरीका, कोई और मेथड कहीं और से, ऐसा ढूंढते हैं ना। जब लंबा समय, लॉन्ग टाइम मिल जाता है हमें, शॉर्ट में नहीं देख सकते। तो शॉर्ट पीरियड, जब टाइम
कम होता है शॉर्ट पीरियड, तो उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी कम होती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वही इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल की भी स्थिति यही है कि लोअर प्राइस लेवल है, तो प्रोडक्ट लोअर प्राइस लेवल का है तो उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है, और जो हायर लेवल प्राइस है उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो मैंने 9 पॉइंट बताए हैं, 5-6 पॉइंट भी अगर आपको याद है तो आराम से लिख दीजिए। 4 ही पॉइंट पूछता है वैसे तो, 4-5 पॉइंट्स आप समझ लीजिए जो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर डीएम करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरी इंस्टा आईडी है अजय/गर्ग/001। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी है यदि आपने अभी तक भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें, और आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं उन्हें लेते रहें। और ये सारी वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाली हुई है, ठीक है ना, और प्रॉपर सीक्वेंस में है वो, तो आप उस प्रॉपर सीक्वेंस में उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।